नमस्कार, आपके फेवरेट शो सिप की टिप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हर्ष शर्मा। सरकार ने कंजम्पशन यानी कि खपत बढ़ाने के लिए इस बार आम बजट में कई बड़े कदम उठाए हैं। एसबीआई की रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ इनकम टैक्स के नियमों में बदलाव से टैक्स पेयर्स को करीब 1 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। ये रकम चालू वित्त वर्ष में अनुमानित पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन का करीब 10% है। इनकम टैक्स में बदलाव से मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा फायदा होगा। रिपोर्ट बताती है कि अगले वित्त वर्ष में नई कर व्यवस्था से लगभग 5.65 करोड़ टैक्स पेयर्स को फायदा मिलेगा। इनमें सबसे ज्यादा फायदा 4 लाख से लेकर 12 लाख रुपए सालाना कमाई वाले टैक्स पेयर्स को होगा। रिपोर्ट में यह भी जानकारी दी गई है या फिर कहीं अनुमान लगाया गया है कि इस टैक्स में बचत से खपत में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे जाहिर है खपत से जुड़ी कंपनियों को भी फायदा मिलता हुआ दिखेगा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कंजम्पशन थीम पर आधारित म्यूचुअल फंड में निवेश का ये बढ़िया मौका है? किन किन म्यूचुअल फंड में निवेश का मौका बन रहा है? मौजूदा माहौल में क्या आपको सही कदम उठाने चाहिए? क्या सही तरीका है निवेश का? और साथ ही इन तमाम पहलुओं पर, इन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रूंगटा जी हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माय प्लेजर। मैम, पहली बार आप हमारे प्लेटफॉर्म पर जुड़ रही हैं द बोनस के साथ, क्या कहना चाहेंगी? मैं बोनस की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं कि आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें और आपके चैनल का बहुत फॉलोअर्स बढ़े और बहुत सारा नाम हो। आई विश यू ऑल द लक टू द होल टीम। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतनी अच्छी विशेष दी। थैंक यू सो मच इसके लिए। तो चलिए मैं अपने व्यूअर्स को एक बार यहाँ पर याद दिला दूँ कि शाम 4 बजे हम लोग जल्द ही लाइव रोज़ाना आपके साथ जुड़ेंगे। हमारा व्हाट्सअप नंबर आप नोट कर लीजिए 9354027995। इसके साथ ही आप जितने भी हमारे व्यूअर्स से लगातार उनकी गुजारिश आ रही थी कि भाई पोर्टफोलियो से जुड़े हमारे सवाल लीजिए, तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे भी आपकी बात मान ली है और हम लोग आपका जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है ना, वो भी रिव्यू करना हमने शुरू कर दिया है अपने शो में। आज के शो में भी हम लोग बताएंगे, 1-2 सवाल आए हमारे पास पोर्टफोलियो से रिव्यू से जुड़े हुए। तो वो जो सवाल हैं वो आप हमारे वीडियो के ज़रिए, हमारे जब लाइव शो करेंगे तब अपने सवाल भेज सकते हैं। और व्हाट्सअप नंबर तो मैंने आपके साथ साझा कर ही दिया, तो आप उस पर भी भेज सकते हैं। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला यहाँ पर शुरू करते हैं। तो मैम, सबसे पहला मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि इकोनॉमी की सुस्ती दूर करने के लिए सरकार ने आम बजट में बड़े कदम उठाए हैं। एसबीआई की रिपोर्ट बताती है कि इनकम टैक्स में बदलाव से टैक्स पेयर्स को 1 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। मिडिल क्लास की बचत बढ़ने से किन किन कंपनी को फायदा होता हुआ दिख सकता है यहाँ पर? देखिए हर्ष, मिडिल क्लास कैटेगरी को अब नो मोर इट्स लाइक कि रोटी कपड़ा और मकान इज द बेसिक नेसेसिटी। और साथ ही मिडिल क्लास के तबके की बात करें तो एसेंशियली हमने पाया गया है कि वो लोग दे फर्स्ट लाइक टू सेव मोर। वो पैसा बचत करना पसंद करते हैं और उसके बाद खर्च करना चाहते हैं। तो अब तक बचत चली रही थी, अब अचानक से डिस्पोजेबल इनकम उनके हाथ में ज्यादा आई क्योंकि जो नए टैक्स स्लैब हैं उसकी वजह से करीब 1 लाख रुपए तक की बचत हो सकती है। तो वो सबसे पहले तो उसे सेव करेंगे। तो सेव करेंगे तो कहाँ करेंगे? बैंक्स में करेंगे, म्यूचुअल फंड में करेंगे, स्टॉक्स में करेंगे, या अपने लिए नया घर, अपना जो ड्रीम हाउस है वो लेने के लिए लोन लेने जाएंगे। तो इन सब चीजों में बढ़ोतरी होगी। साथ ही उन्हें प्रीमियम, आजकल एवरीथिंग इज वेरी प्रीमियम। सब लोग नॉर्मल बेसिक नेसेसिटी से उठ के ऊपर काम करते हैं। ई कॉमर्स हो गया है, ग्लोबली सब चीजें मिलती है। तो वो अपने पसंद के ट्रैवल डेस्टिनेशंस में जाएंगे, अपने लिए स्कूटर कार खरीदेंगे। तो इस तरीके से जितनी भी एफएमसीजी है, कंजम्पशन जिसे कहते हैं, वो बढ़ेगा क्योंकि पैसे से ही कंजम्पशन बढ़ता है। और ये छूट हमें गवर्नमेंट ने दे ही दी है। तो हर मिडिल क्लास बंदा उसमें एक स्टेप अपने लिए आगे बढ़ने की सोचेगा और ज्यादा अपने लिए प्रीमियम चीजों को अवेल करने की इच्छा रखेगा। तो मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, क्योंकि अपने लिए इंश्योरेंस बढ़ाने की, जैसे इनकम बढ़ती है हम इंश्योरेंस बढ़ाने की भी सलाह देते हैं। कंज्यूमर गुड्स, जितने भी कंज्यूमर गुड्स है, चाहे आप फैशन ज्वेलरी ले लो, चाहे फैशन कपड़े ले लो, चाहे ऑटोमोबाइल में चले जाओ, ट्रैवल की तरफ जाएंगे तो हम होटल और सभी तरीके की ये कंजम्पशन गुड्स है, वहां पे रिटेल इंडस्ट्री का लुभावन बढ़ेगा और उनके हम ग्रोथ फ्यूचर में होने की पूरी की पूरी संभावना देखते हैं। वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस
particular sector. जी मैम, यहाँ पे तो आपने एक क्लैरिटी दे दी। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, हमारे व्यूअर्स को समझाइए, क्योंकि हमने शो की थीम भी कंजम्पशन को रखा है। तो कंजम्पशन म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और इनसे जुड़ी स्कीम किस तरीके से काम करती है यहाँ पर? देखिए, म्यूचुअल फंड स्कीम्स जब मार्केट में आती हैं या जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, उन सबका एक ऑब्जेक्टिव होता है, उनकी एक थीम होती है, उनकी एक कैटेगरी होती है, और सेबी की गाइडलाइन के तहत जो स्कीम जिस तरीके से जिस ऑब्जेक्टिव के लिए फ्लोट की जाती है, उसे उसी दायरे में रह के स्टॉक पिक करने होते हैं। तो और अभी हाल में जो सेबी की जो गाइडलाइन है, उसके तहत एक म्यूचुअल फंड कंपनी एक ही तरीके का, एक ही कैटेगरी का सिंगल फंड रख सकती है, डुप्लीकेसी नहीं हो सकती है। तो कंजम्पशन फंड जो थीम है, इट्स अ थीमेटिक फंड जो चालू हुई है, उसका पहलू भी यही है कि जो भी कंज्यूमर रिलेटेड कंजम्पशन की चीजें हैं, उनमें जो कंपनियां जो प्रोडक्शन करती है, जिसके जो स्टॉक्स होते हैं, वो ही इस फंड्स में रखे जाएं। तो कंजम्पशन म्यूचुअल फंड उन्हीं अगर इसको समराइज करें तो कंजम्पशन म्यूचुअल फंड वो ये 100% इक्विटी फंड्स है, पहली बात तो। और जो डोमेस्टिक कंजम्पशन और कंज्यूमर स्पेंडिंग के जो भी चीजें हैं, उनके अंदर ही स्पेंड करते हैं, जैसे एफएमसीजी हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गए, जैसे घड़ियां हो गई, एसी टीवी फ्रिज हो गए, हेल्थ केयर और फार्मा हो गया, ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी हो गया। तो ये जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं अंडर द थीम, उसी में वो निवेश करेंगे। और इस टीम में बने रहने के साथ साथ इस पूरे दायरे में रहने के साथ साथ उन्हें ये छूट है कि वो मार्केट कैपिटलाइजेशन का उनके ऊपर रोक नहीं है, यानी स्मॉल, मिड और लार्ज तीनों तरह के सेक्टर्स भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। तो सिर्फ जो एक ऑब्जेक्टिव है इसमें कि कंजम्पशन गुड्स से रिलेटेड कंपनियां इसमें रहेंगी, और आगे इसके अंदर इस सेक्टर को पकड़ के, इस थीम को पकड़ के बहुत ब्रॉडर ऑप्शंस हैं फंड मैनेजर के पास इस पर्टिकुलर इक्विटी म्यूचुअल फंड। ठीक है मैम। अच्छा, अगला सवाल मेरा यहाँ पे ये है कि इकोनॉमी में डिमांड बढ़ने की संभावना से कंजम्पशन से जुड़े म्यूचुअल फंड्स में निवेश का मौका आपके हिसाब से बन रहा है, या अभी किस तरीके से निवेशकों को रणनीति बनानी चाहिए इस लिहाज से अगर देखा जाए तो? सो हर्ष, हम प्रोग्राम के शुरुआत से ये बात कर रहे हैं कि बिकॉज हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने वाली है, बिकॉज ऑफ द न्यू टैक्स स्लैब्स, जो रियायतें हमें अभी इनकम टैक्स में मिली है, उस वजह से सबसे पहला सेक्टर जो जहां खर्च करने एक इंडिविजुअल निकलता है, उसके पास पैसे ज्यादा आते हैं, वो कंज्यूमर गुड्स में है। तो डेफिनेटली कंज्यूमर गुड्स तो इसमें बढ़ने ही वाले हैं, और ये अभी ही नहीं हर्ष, मुझे लगता है ये एक इतना ऐसा डिफेंसिव स्टॉक है कि इसमें हमेशा ही मांग बनी रहती है। और हमारे कंट्री की 60% ऑफ द जीडीपी, अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ द जीडीपी वो कंज्यूमर से ही ड्राइव होती है। और ये जाहिर सी भी बात है, हमारा मेक इन इंडिया कंट्री है, यहाँ गुड्स बनते भी हैं और यहाँ कंज्यूम भी होते हैं, क्योंकि वी आर अ 140 करोड़ कंट्री, पीपल्स कंट्री। तो यहाँ ही बनती चीजें और यहाँ ही उनकी खपत होती है। तो डेफिनेटली हमारी कंट्री जो अभी हम प्रोजेक्शन चल रहा है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी बाय 2027, और आगे बढ़ के 10 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी, तो वो कंज्यूमर से ही वो उसके फैक्टर्स ड्राइव होंगे। तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर थीम और इस पर्टिकुलर फील्ड में पैसे बनने की बहुत उम्मीद है। और जिस तरह इंडिया की इकोनॉमी के जो डेमोग्राफिक्स है, यहाँ पे जो यंग एज है, जो मीडियन एज है इंडिविजुअल्स की, वो अराउंड 29 प्लस की है, तो कंजम्पशन तो जाहिर सी बात है बढ़ना ही है। इट्स अ नो ब्रेनर, आई गेस। ठीक है। अच्छा, किसी भी निवेश के लिए होल्डिंग पीरियड काफ़ी मायने रखता है। अगर कोई कंजम्पशन म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो निवेश के लिए मैम कितनी अवधि का नजरिया उनके पास होना चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम? हर्ष, आप होल्डिंग पीरियड की बात करेंगे तो कंजम्पशन फंड के लिए नहीं, बट हर ही इक्विटी रिलेटेड प्रोडक्ट के लिए मुझे लगता है कि एक लॉन्ग टर्म नजरिया होना बहुत जरूरी है। स्टॉक मार्केट और इक्विटी अपना म्यूचुअल फंड में इक्विटी मार्केट में कोई फर्क नहीं है, दिस इज दे आर डायरेक्टली इक्विटी प्रोडक्ट्स। सो ये सबसे काइंड ऑफ एसेट है, एसेट क्लास है सेक्टर। तो इसमें अगर आप लॉन्ग टर्म का नजरिया नहीं लेके चलेंगे तो आपको मार्केट वोलेटिलिटी की वजह से नुकसान भी हो सकता है।
ठीक। इसलिए आपको नॉट ओनली फॉर कंजम्पशन फंड, मुझे लगता है कोई भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए आपको लंबा नजरिया रखना जरूरी है। फॉर दैट आई मीन नॉट लेस देन 5 इयर्स। अगर 5 साल से ज्यादा आपका नजरिया नहीं है बने रखने का, तो आप इक्विटी करिए ही मत। और ये जो पर्टिकुलर थीम है कंजम्पशन फंड, जैसे आपने कहा अभी अभी इसका रुख लिया है, अभी हमें इसकी ग्रोथ होती नजर आ रही है, तो डेफिनेटली आपको इसको 4 से 5 साल तो देना चाहिए। 4 से 5 साल की ड्यूरेशन तो कम से कम होनी ही चाहिए, यहाँ पर मैम की सलाह है। अच्छा मैम, एक चीज़ और मुझे बताइए, मौजूदा समय में कौन से कंजम्पशन फंड निवेश के लिए आपको बेहतर नज़र आ रहे हैं? पिछले 5 साल में कंजम्पशन से जुड़े टॉप 10 फंड्स ने सालाना आधार पर अगर हम लोग बताएं रिटर्न, तो 10 फंड ने करीब 17 से लेकर 25% तक रिटर्न, यहाँ पे शानदार रिटर्न दिए हैं। और लंबी अवधि के लिए निवेश पर आपके हिसाब से जो आप कुछ फंड सजेस्ट करना चाहें, और किस हिसाब से हम देख सकते हैं आगे की उनकी परफॉर्मेंस? तो हर्ष, आप अगर लिस्ट निकालेंगे कि कितने कंजम्पशन फंड हमारे यहाँ 42 मेजर म्यूचुअल फंड कंपनीज है, तो जी। आपको ये जानकारी होगी कि 2024 के पहले हार्डली 4 या 5 म्यूचुअल फंड कंपनियों के पास ये कैटेगरी अवेलेबल थी, जिसके अंदर आईसीआईसीआई प्रू का भारत कंजम्पशन फंड था, जिसने 5 साल में 17.5% रिटर्न दिया। उसके बाद बड़ौदा बीएनपी परिवास का इंडियन कंजम्पशन फंड, उसकी भी 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, 18% रिटर्न दिया। निप्पॉन का कंजम्पशन फंड जो 2004 में शुरू हुआ था, वो 22% रिटर्न दिया पिछले 5 साल में। और एसबीआई का कंजम्पशन फंड मुझे लगता है सबसे पुराना है, उसने पिछले 5 साल में 20.5 का रिटर्न दिया, 20.5% का एनुअलाइज रिटर्न दिया कैगर। और ये फंड सबसे पुराना है एसबीआई कंजम्पशन का, जो 1999 में शुरू हुआ था। तो अब हमारे पास बहुत पुरानी हिस्ट्री नहीं है। और सुंदरम का, ऑफकोर्स सुंदरम का फंड 2006 से है, जिसने 16% रिटर्न दिया। तो टोटल 5 या 6 कंपनियां हैं जो पुरानी है इस फील्ड में। उसके बाद जो कैटेगराइजेशन हुआ सेबी का रिगार्डिंग द स्टाइल ऑफ द फंड्स, तो उसमें उसके चलते 2018 के बाद शुरू हुए हैं फंड्स इसमें आने। तो मुझे लगता है जो एग्जिस्टिंग फंड्स है उसमें जरूर आप निवेश की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि पास्ट रिटर्न्स और पास्ट रिकॉर्ड्स है हमारे पास। आप एसबीआई का कंजम्पशन फंड देख सकते हैं, और आईसीआईसीआई का भारत कंजम्पशन, ये सभी अच्छे फंड हाउसेस के अच्छे फंड हैं, जैसे आप स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं। आप इनमें बिल्कुल निवेश कर सकते हैं। और हाल ही में इसी लाइन में आगे शुरू हुए हैं वो हम बहुत सारे एनएफओ भी आ रहे मैम हैं वही एनएफओ की उसी से जुड़ा कतार ही मैं में। आपसे सवाल पूछना चाह ही रहा था। यहाँ पर जो 3 जी एनएफओ है मैम यहाँ पर, जैसे मिराय एसेट, निफ्टी इंडिया न्यू एज कंजम्पशन ईटीएफ फंड हो गया, यहाँ पे एडलवाइज कंजम्पशन फंड हो गया, जो कि 31 जनवरी को खुला था, 14 फरवरी को बंद हो रहा है। और आज ही मैम आईटीआई एसेट मैनेजमेंट का फंड भी मैम खुला है। तो आपके हिसाब से निवेशकों को आप क्या सलाह देंगे कि यहाँ पर उनको देखने की ज़रूरत है या नहीं? बिल्कुल हर्ष, हम एनएफओ की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि जहां अगर हम मिराय एसेट की निफ्टी इंडिया की बात करें, तो ये एक ईटीएफ है, फंड ऑफ फंड है। ये डायरेक्टली जो कंजम्पशन के ईटीएफ को ट्रैक करेगा, तो ये एक पैसिव फंड की कैटेगरी में आता है। इसमें जरूर निवेशक अगर कंजर्वेटिव निवेशक है और वो मिरर करना चाहता है निफ्टी के स्टॉक्स को, तो ये मिराई के निफ्टी इंडिया न्यू एज कंजम्पशन ईटीएफ फंड ऑफ फंड में निवेश कर सकते हैं। इसमें फंड मैनेजर का ज्यादा रोल नहीं होगा, ये एक पैसिव फंड है। बट ईडलवाइज कंजम्पशन फंड अगर एक्टिव कैटेगरी में देखना चाहें, तो आप ईडलवाइज और आईटीआई में जरूर अपना निवेश कर सकते हैं, बिकॉज ये पर्टिकुलर कैटेगरी की चाल अब शुरू होने वाली है। तो आप जरूर इनमें अपना स्थान बना सकते हैं। अभी आपके पास मौका है, 14 फेब तक चालू रहेगा ईडलवाइज और आईटीआई भारत कंजम्पशन फंड, तो आज ही से लॉन्च हुआ है, तो आप जरूर इसकी तरफ भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो मैम ने सलाह है, यहाँ पे एडलवाइज और आईटीआई भारत जो फंड है उसकी तरफ निवेशक यहाँ देख सकते हैं। अच्छा, एक सवाल और है मेरा यहाँ पर कि हमने देखा कि सितंबर 2024 के बाद से शेयर बाजार में भारी उठा पटक अप एंड डाउन देखने को मिला है। सेंसेक्स का जो ऑल टाइम हाई था, मुझे याद है कि 26,270 का ये लेवल था, और उससे अब तक जो ऑल टाइम हाई से करीब 10% ये बाजार टूट चुका है। लेकिन टॉप 5 कंजम्पशन फंड का पिछले, अगर आप 1 साल का भी रिटर्न देखें, तो वो भी 21 से 25% के आसपास रहा है। मैम, तो ये हो कैसे पाए? एक तरफ तो उठा पटक है इतनी ज़्यादा बाजार में, 4 महीने 4.5 महीने, मतलब आज भी आप देखिए बाजार की स्थिति खराब ही है एक तरीके से। तो ये रिटर्न इस तरीके से कैसे जनरेट हो पा रहे हैं?
देखिए हर्ष, हम जब कंजम्पशन की बात करते हैं तो उसमें रोजमर्रा की चीजें भी आती है। कंजम्पशन डजंट मीन समथिंग कि जो लग्जरी आइटम्स भी हों, उसमें सभी तरह के आइटम्स भी, जैसे खाना आ गया। अभी खाना तो मार्केट ऊपर होगा नीचे होगा, खाना तो खाया जाएगा, ऑर्डर किया जाएगा। आजकल ऑर्डर का जमाना है, जोमेटो स्विगी का जमाना है। तो जो खाने से रिलेटेड, फूड रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं, उनको कोई मार्केट से लेना देना नहीं है, वो तो अच्छा ही प्रदर्शन करेंगे। इसी तरह फार्मा सेक्टर हो गया, फार्मा भी कंजम्पशन का एक ब्रॉडर कैटेगरी है। तो जब फार्मा जब जब इंसान है वो बीमार होंगे, वो हॉस्पिटल जाएंगे, डॉक्टर बीमार पड़ेंगे तो दवाइयां भी खरीदेंगे, तो फार्मा सेक्टर तो आपका चलना ही है। तो मैं कहूंगी कि ये जो जो कंजम्पशन एक पर्टिकुलर थीम है, ये एक डिफेंसिव स्कीम है। हम फार्मा को हमेशा डिफेंसिव स्कीम कहते हैं कि मार्केट कुछ भी हो, जीडीपी कुछ भी हो, आपका इन्फ्लेशन कहीं भी जा रहा हो, मगर लोग दवाइयां खरीदेंगे, वैसे लोग कंजम्पशन भी करेंगे। तो ये साइक्लिकल सेक्टर नहीं है, ये कंज्यूमर ओरिएंटेड बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, रोजमर्रा की चीजें हैं, वो आप देखेंगे कि वो तो चलनी ही चलनी है। उसका उसका कभी भी डाउन नहीं होगा, वो हमेशा उसकी डिमांड बनी रहेगी। इसलिए एफएमसीजी और फार्मा स्टॉक्स जो है, यानी खाने पीने की चीजें और फार्मा स्टॉक्स जो इन कंजम्पशन फंड्स में रहती हैं, वो हमेशा चलेगी। इसलिए ये तरह के फंड्स हमेशा जी, आपको परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है। यहाँ पे एफएमसीजी और फार्मा, दो ऐसे मैम ने बताई यहाँ पे थीम, जहाँ पर निवेशक मैम देख भी सकते हैं इस यहाँ पे, इस तरफ पे फार्मा और एफएमसीजी पे, अगर किसी को बढ़ना हो आगे और निवेश करना हो तो। बिल्कुल देख सकते हैं आप। और जैसे ये एक थीम फंड है, इसमें बहुत सारे सेक्टर्स है। अगर जी, किसी को कन्विक्शन और वो बहुत डिफेंसिव थीम में, इस सेक्टर में जाना चाहता है, तो आप अलहदा से आप फार्मा फंड ले सकते हैं, जो हमारे पास अवेलेबल है। इनफैक्ट फार्मा में अगर आपका कन्विक्शन है तो आप हेल्थ केयर थीम वाला प्रोडक्ट ले, जिसमें ना खाली दवाएं, मगर और उससे रिलेटेड जितने भी हेल्थ हॉस्पिटल्स केयर से हैं, जुड़े, हाँ जी। डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, वो जी, सब भी थीम्स उसमें आ जाती है। सो वी हैव, आज के दिन हर्ष आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पास आप जिस जिस भी चीज में चाहते हैं, जिस थीम में, जिस सेक्टर में आपको कन्विक्शन है, वो अवेलेबल है, आप उसमें निवेश कर सकते बिल्कुल मैम। वो तो बेसिकली डिज़ाइनिंग वाली बात है कि किस तरीके से डिज़ाइन किया जा सकता है, नई नई थीम क्रिएट की जा सकते हैं, और वो की जाती भी है, और इसका फ़ायदा साफ तौर पर निवेशकों को भी होता हुआ दिखता है। अच्छा, एक सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि बाज़ार के मौजूदा माहौल में म्यूचुअल फंड में निवेश का सही तरीका मैम क्या हो सकता है? अपने पोर्टफोलियो में कंजम्पशन फंड का कितना परसेंट हिस्सा रखना चाहिए आपके हिसाब से? मतलब इतना परसेंट तो होना ही चाहिए। उस परसेंटेज के बारे में अगर आप बताएं तो। हैं। देखो, मैं इस बात में थोड़ा सा डिफर करूंगी कि कंजम्पशन फंड होना ही चाहिए। मैं उसके लिए बिल्कुल, मेरी ये लोगों से गुजारिश नहीं है, क्योंकि जितने कंजम्पशन फंड के अंदर स्टॉक्स हैं, वो आपके अदरवाइज जो आपने दूसरे फंड्स भी ले रखे वो भी होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एशियन पेंट है, आप एक पेंट कंपनी का स्टॉक है जो बहुत अच्छा कर रहा है, वो कंजम्पशन फंड में होगा। मगर साथ साथ आप लार्ज कैप में देखेंगे तो लार्ज कैप में भी वो होगा। सो ऐसा नहीं है कि आपके पास कंजम्पशन फंड नहीं है तो आपको फोमो होना चाहिए कि नहीं नहीं, आई हैव फियर ऑफ मिसिंग आउट, मेरे पास तो ये फंड्स है ही नहीं। जी, तो जी, जी। जो कंजम्पशन फंड में सेक्टर्स और जो कंपनीज हैं, वो दूसरे स्कीम्स में भी हैं। हम्म। बट अगर आप, क्योंकि कंजम्पशन इज अ थेमेटिक फंड, आप उसे, कोई भी थीमेटिक फंड को हम पोर्टफोलियो में 15 से 20% तक रखने की राय देते हैं, तो वो आप रख सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये डिफेंसिव सेक्टर है। और इसके जो कैटेगरीज है अंदर, वो बहुत ब्रॉड है, यानी लॉट ऑफ अदर स्कीम्स आर देयर इन इट, सो यू कैन जी, कीप इट अप टू द 20% इन योर पोर्टफोलियो। अब रहा आपका दूसरा सवाल कि किस तरीके से निवेश करना चाहिए इसमें, तो मेरा हमेशा एक ही व्यू पॉइंट है, चाहे वो कंजम्पशन फंड हो, चाहे मार्केट कोई भी स्थिति में हो, आपको एसआईपी का रूट ही लेना चाहिए इक्विटीज में। बिकॉज इस तरह आपकी छोटी छोटी बचत एक दिन बहुत बड़ा कॉर्पस बनती है, आपके लिए ठीक। वेल्थ बनाती है, और साथ ही आपको मार्केट की एवरेजिंग का फायदा मिलता है, और आप कंपाउंडिंग का बेहतर इसके अंदर देख सकते हैं, होता हुआ एक मैजिक, जो कंपाउंडिंग एक मैजिक ठीक। बोलते हैं, तो वो एसआईपी के रूट के जरिए मिलती है। हम्म। तो मुझे लगता है अगर आपके पास लमसम पैसा है तो आप 50% अभी लगा सकते हैं, मगर बाकी 50% आपको एसटीपी, सिस्टमेटिकली ट्रांसफर करिए इक्विटी में,
So ठीक है मैम। I would suggest we go in a very staggered manner into the ठीक है, तो यहाँ पर आपकी सलाह रहेगी 15 से 20% अगर किसी को रखना है तो 15 से 20% पोर्टफोलियो का होना चाहिए यहाँ पे। और ऐसे स्पेसिफिक नहीं है कि नहीं नहीं आपको कंजम्पशन फंड लेने ही लेने हैं, ये मैम की सलाह यहाँ पर रहेगी। अच्छा, अब शो के अगले सेगमेंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बोनस के दर्शकों के लिए हम लोग जो पोर्टफोलियो पे चर्चा करते हैं, एक बार पोर्टफोलियो हम लोग लेके आए क्योंकि सवाल आए थे हमारे पास, तो जाहिर सी बात है हम लोग आपके सवाल ज़रूर लेंगे, सर आँखों पर आपके सवाल। तो देखिए, नितेश श्रीवास्तव जी का सवाल है कानपुर से। इन्होंने लिखा है यहाँ पे कि मेरी बेटी 5 साल की है, उसकी उच्च शिक्षा के लिए अगले 15 साल में 1 करोड़ रुपए जोड़ना चाहते हैं। पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए 1 करोड़ रुपए जोड़ना चाहते हैं और लक्ष्य हासिल करने के लिए इनको क्या करना होगा? अभी एसआईपी में ये करीब 10,000 रुपये महीने का निवेश कर रहे हैं। यहाँ पे आपके सामने फ्लैश हो रही है, देखिए एसआईपी के जरिए कितने कितने पैसे कौन कौन से फंड में वो डाल रहे हैं। इसके साथ ही इन्होंने क्या किया है, फंड में तो डाला ही डाला है पैसा, पीपीएफ और डिजिटल गोल्ड में भी 1-1 हज़ार रुपये का निवेश इनका चल रहा है। और निवेश करने के लिए इन्हें कह रहे हैं कि अब मुझे अगर वो फंड तैयार करना है, इतना पैसा इकट्ठा करना है, तो किस तरीके की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? जो मैं निवेश कर रहा हूँ वो सही है या नहीं है? मैम गाइड कीजिए इनको। नितेश जी ने पहली बात तो अच्छी बात ये की कि उन्होंने गोल निश्चित किया है कि उनका गोल क्या है और उस गोल के साथ टाइम होराइजन कितना है। तो उन्होंने उन्हें 1 करोड़ चाहिए 15 साल के लिए। अब मेरा नितेश जी से ये सवाल रहेगा कि क्या उन्होंने महंगाई भत्ते को इसके अंदर फैक्टर इन किया है कि नहीं, कि 1 करोड़ उन्हें आज के चाहिए कि 1 करोड़ की जो आज की जो कीमत है वो 15 साल के बाद क्या होगी, वो सब उन्होंने आई होप बराबर देख लिया हो और फिर इस गोल की तरफ वो निकले हो। तो बहरहाल हम ये मान के चलते हैं कि उन्हें बाद में ही 1 करोड़ चाहिए, अभी उसकी कीमत कम होगी। तो 10,000 की एसआईपी में अगर वो बने रहते हैं जो उन्होंने पोर्टफोलियो दिया, और हम सोचते हैं कि वो 15% रिटर्न उन्हें मिलेगा, तो वो करीब 60 से 70 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। एक करोड़ होने में थोड़ा गैप रहेगा, बट अगर मार्केट में 20% रिटर्न दे दिया तो वो आराम से सिर्फ म्यूचुअल फंड से 1 करोड़ जमा कर सकते हैं। तो इन्हें मॉनिटर करना होगा कि मार्केट के रिटर्न्स कितने बन रहे हैं। अगर इन्हें लगे कम बन रहे हैं तो इन्हें एसआईपी बढ़ानी चाहिए, स्टेप अप कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और वरना इनके जो दूसरे निवेश हैं, पीपीएफ और गोल्ड, उसे भी इन्हें साथ में इंक्लूड कर लेंगे तो 1 करोड़ का गोल तो मुझे लगता है ये पूरा कर ही सकते हैं। अब रही बात पोर्टफोलियो की, तो इनके पोर्टफोलियो जो 10,000 रुपए के निवेश है उसमें उन्होंने 6 फंड का निवेश किया है और उनमें से 3 फंड इन्होंने एक्सिस के लिए रखे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कैटेगरी के साथ साथ म्यूचुअल फंड कंपनीज एएमसी का भी डाइवर्सिफिकेशन होना जरूरी है, तभी वो एक आइडियल पोर्टफोलियो बन पाता है। और इसमें एक मैं ये भी देख रही हूँ कि इनका एक्सिस की ईएलएसएस टैक्स सेवर में निवेश चालू है। तो अगर ये न्यू टैक्स रेजिम में है तो इन्हें जरूरत नहीं है ईएलएसएस की, तो जरूर सलाह कर लें अपने टैक्स एक्सपर्ट से कि वो कौन से रेजिम में है। अगर न्यू रेजिम में है तो बंद कर दे, अगर ओल्ड रेजिम में है तो चालू रखे। पर मुझे नितेश जी के लिए आइडियल पोर्टफोलियो इस तरह का कुछ बनाना सही लग रहा है कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में चालू रखे अपने मौजूदा एसआईपी 15-2500 की एक्सिस सिल्वर, क्योंकि एक डाइवर्सिफिकेशन है, इन्होंने मेटल इंक्लूड किया है अपने पोर्टफोलियो में, अच्छी बात है। उसमें 1,000 रुपए चालू रखें जो ऑलरेडी उनका चालू है। उसके बाद एसबीआई स्मॉल कैप में 2,000 के बजाय 2,000 चालू रखे। यूटीआई मिड कैप में ये 2,500 कर दें और एक मोतीलाल उस साल का ईएलएसएस में शिफ्ट कर दें अपना जो ईएलएसएस है, ताकि उनका फंड वाइज भी स्कीम एएमसी वाइज भी डाइवर्सिफिकेशन सही तरीके से हो जाए। ठीक है मैम, आपने पूरा रीडिज़ाइन कर दिया और बता दिया कि कहाँ कहाँ कितना % बढ़ोतरी की ज़रूरत है, कौन सा फ़ंड चेंज करने की ज़रूरत है। आपने बहुत अच्छे समझा दिया। मुझे लगता है उनका थैंक्स ज़रूर आएगा और हम लोग आप तक पहुंचा देते हैं पहले से ही, ताकि व्यूअर्स को हमारी क्लैरिटी रहे कि उनको करना क्या, किस तरीके से रणनीति अपनानी है। एक और सवाल आया है अमित चावला जी का चंडीगढ़ से। तो उन्होंने लिखा कि मैंने 3 महीने पहले ही निवेश की शुरुआत की है, 15 साल तक निवेश का इनका नज़रिया है। ये बोल रहे हैं कि मेरा फ़ंड जो है वो चयन सही है या नहीं है, इसमें बदलाव की ज़रूरत है, कृपया करके मदद करें। तो एक बार हम लोग आपको फ्लैश करके दिखा देते हैं इनका फ़ंड। देखिए अमित चावला जी का एसबीआई कॉन्ट्रा का 5,000, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में भी 5,000 डाले हुए हैं और आईसीआईसी प्रू में भी इन्होंने 5,000 रुपये डाले हुए हैं। और इसके अलावा देखिए एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड हो गया, एचडीएफसी हो गया, यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड हो गया, 3-3 हज़ार की एसआईपी चल रही है। मैम क्या करना चाहिए इनको? हर्ष, ये जो अमित जी का पोर्टफोलियो, ये अच्छा पोर्टफोलियो 24,000 की एसआईपी है। इन्होंने
अच्छे अच्छे फंड्स का चुनाव कर रखा है। ये जरा इन्हें जान लेना चाहिए, अगेन जो मैंने पहले सवाल में भी कहा कि इन्होंने जो एसबीआई की लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में निवेश कर रखा है वो एक ईएलएसएस फंड है। तो इन्होंने ईएलएसएस क्यों लिया है, उसका क्या कारण है, न्यू टैक्स है कि ओल्ड टैक्स रेजिम है, वो जरा पता कर लें। और इनके पोर्टफोलियो में दो मिड कैप मैं फंड्स देख रही हूँ, एचडीएफसी का मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड और मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड। 24,000 के पोर्टफोलियो में अगर 6,000 रुपए आपके एक ही कैटेगरी में रहे तो करीब 25% आपका पोर्टफोलियो मिड कैप में चला गया। तो मुझे लगता है डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा सा इधर सही नहीं है। आप मिड कैप, क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म 10 साल का आपका पोर्टफोलियो है, तो आप इसमें एक स्मॉल कैप अगर इंक्लूड कर लेंगे तो आपका डाइवर्सिफिकेशन बेहतर होगा। और इसी पोर्टफोलियो को आप 24,000 के पोर्टफोलियो को में अगर आप 10 साल बने रहते हैं तो 15% का अगर रिटर्न होता है तो आप करीब 70 से 75 लाख रुपए वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है मैम, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए, आपने थीमेटिक फंड्स के ऊपर बताया, कंजम्पशन फंड से जुड़ी जो भी हम लोगों की चर्चा हुई, अभी राइट टाइम है नहीं है निवेश का, बजट्स के कई तरह के डाइवर्सिफिकेशन, कौन कौन से फंड सेक्टर पर फोकस करना चाहिए, आपने हर एक चीज़ बताई, पोर्टफोलियो में कितना परसेंटेज होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तमाम सवालों के जवाब दिए। द बोनस के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माय प्लेजर, थैंक यू। और मैं तमाम व्यूअर्स को एक बार फिर याद दिला दूं कि हर शाम को 4 बजे हम लोग जल्द ही आपके साथ जुड़ेंगे। जैसी टाइमिंग्स बेसिकली डे पता चलेगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिस दिन भी हम लोग शुरू करेंगे शाम 4 बजे। बस आप टाइम ज़रूर नोट कर लीजिए और व्हाट्सअप नंबर भी एक बार नोट कर लीजिए 9354027995। और देखिए पोर्टफोलियो का जो भी आज हमने रिव्यू किया है, आपके मन में भी कुछ सवाल हो आपके पोर्टफोलियो को लेके, आपको लग रहा हो कि नहीं मुझे थोड़ा और डाइवर्सिफिकेशन करना है, ये फंड सही नहीं लग रहा है, या फिर इतना पैसा जो है इसमें डालना ज़रूरी है, इस फंड में इतना सही है या नहीं है, हर एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से रिव्यू कराएंगे। देश के दिग्गज यहाँ पर एक्सपर्ट जुड़ेंगे आपसे, पर्सनल फाइनेंस से जुड़े एक्सपर्ट जुड़ेंगे जो आपको तो बेहतरीन सलाह देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और हाँ, हर बार की तरह आपसे गुजारिश है कि हमारे जो चैनल है उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।